हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और जैसा आपको पता है कि आज हमारा 10th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट अब प्रारंभ हो चुका है। और आज हम लोग जो है बच्चों उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 आपका देखेंगे, मुद्रा एवं साख। मुद्रा यानी कि आपका जो आपका पैसा होता है, जो आपकी करेंसी होती है। साख यानी कि जो आपका ऋण होता है, उसको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। आप किसको मुद्रा कहेंगे, किसको साख कहेंगे, क्यों जरूरी है, क्या उनकी आवश्यकता पड़ती है, और हमारे चैप्टर में किस तरह से वो रिलेटेड हैं। उन सब चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अपनी क्लास में बहुत शांतिपूर्वक आपका बैठ चुके होंगे। ठीक है? और जितना भी, जैसे कि आपका नया सेशन प्रारंभ हुआ है, कुछ बच्चे कंटिन्यूस आ रहे हैं और कुछ लोग बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई अभी इतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, सारे सब जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं सबको प्रॉपर समय दीजिए, प्रॉपर उनका रिवीजन कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो और आप अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ पाएं, आप उसको समाप्त कर पाएं। चलिए, ज्यादा समय लेते हुए बच्चे हम लोग चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग जो है अपने चैप्टर के माध्यम से देख रहे हैं मुद्रा और साख। अब देखिए, मुद्रा तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की बात हम लोग कर रहे हैं। इस मुद्रा के अंदर क्या है, आपका पैसे की बात हो रही है कि जो आपकी करेंसी है, हम उस करेंसी की बात करेंगे। ठीक है? आपका इस मुद्रा में हम लोग जो जो आपका करेंसी है, हम लोग उस करेंसी की बात करेंगे। ठीक है? इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए। साख मतलब होता है ऋण। हम लोग ऋण का भी आपके विषय में समझेंगे, क्या जरूरी है, कैसे आवश्यकता पड़ती है और क्यों ये सारी चीजें हैं। हम लोग इसको भी अपने चैप्टर के माध्यम से जो है बच्चों बाहर का देखेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा देखिए। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। कह रहे जो मुद्रा है, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आप चीजों को लेते हैं, बेचते हैं, आप खरीदते हैं। उसका क्या है, एक माध्यम है। आप चीजों को पैसों के माध्यम से लेते हैं, पैसों के माध्यम से ही खरीदते हैं। मान लीजिए आपको किताब की आवश्यकता है और उस किताब के लिए आप क्या करेंगे, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अब पहले के जमाने में आप देखेंगे, जब इनिशियल टाइम पीरियड था तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपका अब किताब चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करता था, जो वो काम करता, जैसे मान लीजिए आप किसान परिवार से हैं तो आप अनाज के बदले बुक ले लेंगे, उसको बोलते थे विनिमय दर। क्लियर है? या मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप बुनकर हैं, आप कपड़े बुनते हैं और आपको अनाज की आवश्यकता है, तो आप क्या करते थे कि बुनकर किसान के पास जाएगा या किसान बुनकर के पास कि मैं आपको गेहूं देता हूं, आप मुझे बदले में कपड़े दे दीजिए। तो इस तरह से पहले का सिस्टम था। लेकिन आज के टाइम में जो भी हम चीजें लेते बेचते हैं, आपकी खरीदते हैं, उसमें मुद्रा यानी कि जो पैसा होता है, जो मनी होती है, जो आपकी करेंसी, उसका बहुत बड़ा रोल है। और उसी के माध्यम से हम चीजों को खरीदते, लेते और बेचते हैं बच्चों। क्लियर है? और आप देखते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में प्राय इसका उपयोग होता है। देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कह रहे कि जो आपका मुद्रा का जो इस्तेमाल है, ये क्या है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है? अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों को पहचान कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो जो आपकी मुद्रा है, जो आपकी करेंसी है, उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे सौदे हैं, चीजें हैं जिनको आप पहचान सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्या आप इन की एक सूची बना सकते हैं और कह रहे हैं कि जो आप चीजें करते हैं, कैसे हम मुद्रा का यूज कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, उनकी क्या क्या आप एक सूची, एक लिस्ट बना सकते हैं। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तु खरीदी और बेची जा रही है। कह रहे जो आपकी मुद्रा है ना बच्चों, अब क्या होता है, इसके माध्यम से आप वस्तु को क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, आप चीजों को लेते हैं और साथ ही में क्या होता है, आप उसको बेचते भी हैं पैसे के माध्यम से। ठीक है? और ये एक बहुत ही कॉमन, स्वाभाविक हमारी आर्थिक गतिविधि है, वस्तु का क्रय और विक्रय। ठीक है? और ये सब किसके माध्यम से होता है, तो आपके मुद्रा के माध्यम से ही ये सारी चीजें आपकी होती हैं बच्चों। ठीक है?
ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और होता क्या है कि जो आपकी मुद्रा है उसका जो कुछ लेन देन है, उन लेन देन के मुकाबले में कुछ क्या होती है कि आपकी कुछ सेवाओं का आदान प्रदान की जाती है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो। आप कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें आपकी होती हैं उनमें तो आम रूप से आप खुद भी देख सकते हैं कि मुद्रा का ही लेन देन होता है वस्तुओं में। लेकिन कुछ चीज ऐसी भी हो सकती है कि बच्चों कि आप कोई चीजें खरीद रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं और उसमें आपका मुद्रा का आदान प्रदान हो ही ना, वो भी स्थिति हमारे सामने हो सकती है। केवल बाद में भुगतान का वादा हो और ये कर दें कि आप हमको वस्तु दे दें, हम आपको 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद जो आपका पेमेंट है, जो आपकी पैसा है वो हमको दे देंगे। तो ऐसा वादा भी हो सकता है। आप मान लीजिए किसी आपके गांव के शॉप पर, आप किसी पास पड़ोस में जान पहचान शॉप पर जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे को इस वस्तु की आवश्यकता है, मेरे को ये खाद्यान्न चीजें चाहिए और मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मैं आपको 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपको दे दूंगा। तो आपकी परचेसिंग पावर तो थी, आपने चीजों को खरीद तो लिया, लेकिन एक किस पर, एक वादे के रूप में कि मैं आपको इतने दिन के अंदर जो आपकी करेंसी है, जो आपका पैसा है वो मैं लौटा दूंगा आपको। ठीक है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? अब कह रहे हैं कभी आपने ऐसा सोचा है कि जितना भी हम खरीदारी करते हैं वो हमेशा पैसे के जरिए ही क्यों होती है? ऐसा दूसरा मीडियम क्यों नहीं है कि हम बिना पैसे कोई चीज खरीद सके? सारी चीजें किसके माध्यम से होती हैं? तो हमको पता है कि जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब पैसे के माध्यम से ही आपकी होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसके माध्यम से? मुद्रा के जरिए होती है। कारण बहुत सरल है और कह रहे हैं जो उसका रीजन है वो रीजन आपका कैसा है? बहुत सरल। सरल मतलब आसान है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास मुद्रा है, यानी मुद्रा मतलब पैसा है, क्लियर है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। अब क्या कर सकता है? अगर उसके पास आपका पैसा है, वो आपका किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकता है, उसको ले सकता है, बेच सकता है। देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आपको जो चीज आपको पसंद है आप उसको खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर उसको ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप अपनी जो भी कुछ आपकी आवश्यकता की चीजें हैं आप उनको खरीद पाएंगे? तो शायद नहीं। क्लियर है? मान लीजिए आपको स्कूल आने के लिए आपके पास नए शूज आपको आवश्यकता है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको नहीं खरीद सकते। आपको किताब, कॉपी, रब, पेंसिल, रेजर, इन सब की आवश्यकता होती है और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उनको नहीं खरीद सकते। और हैं तो आप किसी भी सर्विस का, किसी भी वस्तु का आप उपभोग कर सकते हैं, आप उसको अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजों के लिए करता है। अब देखिए, जो चीज उसने वो आपकी खरीदी है और जिस चीज की आवश्यकता होगी उसके लिए वो अपनी जरूरतों के लिए वो चीजें को उनको बहुत आसानी से आप कर सकता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण आपका देखते हैं। आप कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और जो आपका जूते बनाता है, जो आपका शू मेकर है, एक उसका एग्जाम्पल लेकर हम चीजों को समझते हैं कि किस प्रकार से क्या चयन है और क्या स्थिति। उस एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। अब देखिए, कोई आपका जूता मेकर है जो आपका शूज बनाता है, अब वो कृषक नहीं है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए कि व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उन बहुत सारी वस्तुओं में से हमारे पास कुछ ही वस्तु उपलब्ध होती है, कुछ को हमको दूसरों के माध्यम से हमें खरीदना पड़ता है। क्लियर है? जो चीज हम पर है वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के पास नहीं होगी तो उसको हमारी वस्तु की आवश्यकता होगी, हमको उन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो उसी प्रकार देखिए, जो आपका जूता मेकर है वो क्या कर रहा है बच्चों? अपने जूते को बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है कि अगर वो जूता बेचेगा तो जूते के बदले उसको गेहूं मिलेंगे और गेहूं क्या होगा? उसके खाद्यान्न की जरूरत है। जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा। अब होगा कि जो आपका व्यक्ति है वो सबसे पहले अपने जूते को बेचेगा। अब जूते को बेचेगा तो एक मीडियम चाहिए। मीडियम यानी कि माध्यम। माध्यम क्या है आपका?
मुद्रा है, कि वो किसी मुद्रा में किसी कुछ रेट में कुछ पैसे में, मान लीजिए 100, 200, 300 जो भी उसका रेट हो, उसके माध्यम से वो जूते को पहले मुद्रा प्राप्त करेगा, बेच कर पैसे लेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। अब क्या करेगा वो, कि जितना उसको आपका पैसा मिला है उस पैसे के माध्यम से वो आपका गेहूं खरीदेगा। क्या करेगा बच्चों, गेहूं खरीदेगा, क्योंकि जूते बेचकर उसको क्या मिला है, मुद्रा यानी कि पैसा मिला है। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से बिने में करता तो कि कितनी कठिनाई होती। कह रहे कि जो आपका जूता मेकर है, अगर वो पैसे ना लेकर सीधा जूता लेकर और गेहूं वाले के पास जाता है कि भैया ये रहे जूते, मेरे को गेहूं दे दो, तो क्या उसको आसानी से वो चीजें मिल जाती? तो नहीं, शायद नहीं। उससे बहुत सारी कठिनाई की आवश्यकता होती, किस तरह से वो मूल्य निर्धारित करता, किस तरह से वो चीजों को खरीदता, तो एक बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में ये सारी चीजें हमको दिखाई देती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसानों को खोजना पड़ता जो ना केवल गेहूं बेचना चाहते हैं बल्कि साथ ही जूता भी खरीदना चाहते हो। अब उसे क्या करना पड़ता? अब गेहूं कौन, जो जो आपका गेहूं बेचने वाला जो आपका व्यक्ति है, उसको वो व्यक्ति खोजना पड़ता है जो आपका, जिसको जूता खरीदने की आवश्यकता है। क्लियर है? अब देखिए, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीद और बेचना। होता क्या है कि दोनों चीज, जो पक्ष होते हैं एक दूसरे पर खरीदने बेचने पर सहमति रखते हैं, और इसमें भी ये कंडीशन है कि सामने वाले को गेहूं की आवश्यकता है और दूसरे वाले व्यक्ति को जूते की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए दोनों में एक ही किसी की जरूरत नहीं है तो फिर वो दोनों एक दूसरे में आपस में अपना क्रय विक्रय नहीं कर सकते। मान लीजिए किसान को जूते की आवश्यकता नहीं है तो वो अपना गेहूं क्यों बेचेगा ऐसे किसी कि फालतू में जूते सारे खरीद के रख ले और गेहूं दे दे, तो वो नहीं, जितनी उसको आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो काम करेगा। अब देखिए, इसे आवश्यकता का दोहरा सहयोग कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आवश्यकता का दोहरा सहयोग, यानी कि तुम्हें भी किसी वस्तु की जरूरत हो और आपको मुझे भी किसी वस्तु की जरूरत हो, और वो दोनों वस्तु हम एक दूसरे से आपके मैच कर जाए, तो इसको क्या कहेंगे? सहयोग। और कैसा? दोहरा सहयोग। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है। अब कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है? वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, ठीक है। वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, और होता क्या है, जो आपका दूसरा व्यक्ति है वो उस वस्तु को खरीदने की क्या रखता हो? इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, जहां आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग अनिवार्य विशेषता है। अब देखिए, ऐसे में क्या है कि जो व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचने की इच्छा रख रहा है, दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रख रहा है, तो ऐसे में क्या है, जो वस्तु प्रणाली है, प्रणाली जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना ही क्या हो सकता है, आप वस्तु के बदले एक दूसरे वस्तु को खरीद सकते हैं, आप उनको ले सकते हैं, बेच सकते हैं। वह आवश्यकता को क्या है? दोहरा सहयोग का एक अनिवार्य विशेषता है कि ऐसा ही हो। अब देखिए, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का उपयोग होता है, यानी कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कहां हो आपका मुद्रा का उपयोग हो, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के लिए प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। अब होता क्या है कि जो जरूरत है किसी व्यक्ति की, उस जरूरत को क्या कर देती है? आपका दोहरे सहयोग को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वे ऐसे किसानों को ढूंढे जो खरीदे, बल्कि साथ साथ उसे गेहूं बेचने और उसे अपने जूते के लिए खरीदार आपका ढूंढना पड़े। अब उसे क्या आवश्यकता नहीं है? अब अगर उसने मुद्रा ली है, उसके पास है, तो उसे यह आवश्यकता नहीं है कि उसको वही व्यक्ति ढूंढना पड़े जिसको जूते की आवश्यकता है। अब क्या है, सिंपल, अपना आपने अपने जूते बेच दिए, कुछ आपको पैसा मिला, उस पैसे से आपने गेहूं खरीद लिए, और यही तो आजकल वर्तमान प्रणाली है। अब देखिए, खरीद के साथ साथ बल्कि गेहूं को भी बेचे, उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है।
एक बार उसने जूते आपके मुद्रा में आपका बदल दिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु आपकी खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया मध्यस्थता का काम करती है, कह रहे जो आपकी मुद्रा विनिमय है ये क्या करती है, मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर का काम करती है। आपने जूते दिए, जूते के बदले पैसे मिले, उस पैसे से आपको जो वस्तु आपको खरीदनी है बाजार से, आप उसको बहुत आसानी से अपने लिए खरीद सकते हैं। क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? अब देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, विनिमय का माध्यम कहा जाता है। और यही क्या है आपका, यही आपका विनिमय का माध्यम है कि हम चीजों को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और आपका बेच सकते हैं। ठीक है, आओ आओ इन पर विचार करें। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? कह रहे जो आपकी वस्तु है, उस वस्तु का जो आपका विनिमय होता है, उस विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? आप चीजों को ले रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें कैसे आपकी सहूलियत आती है, थोड़ा हमको ये देखना है। देखिए, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तु तथा आपका सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय की जरिए हो रही हो? क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं जिसके माध्यम से कि जो वस्तु की विनिमय दर है, मजदूरी है, अदायगी उनके जरिए हो सकती है? क्या आप सोचिए। आइए अब हम मुद्रा का जो है आधुनिक रूप देखते हैं कि मुद्रा में आधुनिक आपका रूप से किस प्रकार की वो आपकी चीजें हैं। थोड़ा हम लोग इन पर आपका विचार करेंगे। अब देखिए, प्रारंभिक काल में कुछ इस प्रकार के सिक्के होते थे, कुछ इस प्रकार से, ये गुप्त कालीन है, ये आपके तुगलक कालीन है, और ये क्या है, अकबर के समय है, और ये क्या है, आधुनिक आपको रुपया दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये सारे सिक्के दिखाए गए हैं, ये क्या है, उस समय का मुद्रा है जिसके माध्यम से बाजारों में अपनी चीजें जो था व्यक्ति खरीद सकता था और आपका बेच सकता था। क्लियर है? अब देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूप। अब हम जो मुद्रा है, हम उसके आधुनिक रूप की बात करते हैं। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। कह रहे मुद्रा कैसा चीज है कि जो आपकी वस्तु के विनिमय में आपका लेन देन का क्या बन सकती है, आपका बच्चों माध्यम बन सकती है। ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, आपका ले सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका जो मीडियम है वो आपका बन सकता है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की आपकी चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। और कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी आपकी चीजें थी जो विनिमय का माध्यम बनती थी, और सिक्कों के आपके चलन में आपकी तरह तरह की जो आपकी मुद्रा हैं उनके रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए, बहुत प्रारंभिक काल में ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। कह रहा अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जितना भी हमारा प्रारंभिक टाइम पीरियड रहा, इनिशियल टाइम पीरियड, जब आप देखेंगे जब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता रही थी, तो उस समय क्या था, कोई ऐसी हमारे पास खास प्रणाली नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय के माध्यम से अपनी चीजों की हम लोग जो आवश्यकता होती थी हम उनको पूरा करते थे। तो हम लोग जो हमारा अनाज है और पशु है हम उसको मुद्रा के रूप में ही यूज करते थे कि हमने किसी को अपना पशु दे दिया, जिन चीजों की हमको आवश्यकता होगी वो हमको मिल जाएगा। अनाज दे दिया तो जो हमको आवश्यकता की अन्य चीजें हैं वो हमको मिल जाती थी। इसके बाद सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं के सिक्के चलना शुरू हुए। और फिर क्या हुआ कि देखिए, जो आपके मेटल है उन धातुओं के आपके सिक्के बने, चाहे सोने के हों, चांदी के हों, तांबे के हों। इन सब चीजों का क्या हो गया आपका, इन सब चीजों से आपका चलन जो है बच्चों प्रारंभ हो गया, और इसी चलन के अनुरूप ये सारी चीजें जो हैं हमारे सामने निकल कर सामने आई। ठीक है, और हमको दिखाई दी कि क्या स्थिति इसमें आपका बनी हुई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे इसमें हम लोग आपका देख लेते हैं कि पुराने टाइम में क्या हो रहा था, वस्तु विनिमय हो रही थी। अब थोड़ी हम बात करते हैं आपका करेंसी की, कि आखिर में करेंसी क्या होती है। करेंसी समझते हैं आप? नोट। जैसे ये आपको सिक्के दिखाई, ये वो आपको करेंसी दिखाई दे रही है, इमेज में दिखाई दे रही है बच्चों, ये वाला। ठीक है, इसको आप देखिए, ये क्या है आपके करेंसी। 100 का नोट है, 50 का है, 500 है,
2000 है, ये सब क्या है? आपकी करेंसी। देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। कह रहे हैं उसमें जो आधुनिक अगर हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो जितने भी आपके नोट और सिक्के हैं वो किसमें शामिल हैं? आपके करेंसी में। यानी कि 1 रुपए, 2, 5, 10, 20 जितने भी सिक्के हैं, ये सब सिक्के और नोट किसमें शामिल है? हमारी करेंसी में, हमारे पैसे के रूप में, हमारी करेंसी के रूप में उसको शामिल किया गया है। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी और तांबे के सिक्के से नहीं बनी थी। कह रहे इसके विपरीत जो आप देखेंगे जो आधुनिक मुद्रा है वो किसकी नहीं बनी है? सोने और चांदी की। और पूरे रूप से जो आपका तांबा है उसकी नहीं बनी। आप देखिए, एक प्रॉपर आपका पेपर आता है जिससे नोट बनते हैं। आप सिक्के देखेंगे स्टील के, और उसमें आपका कहीं तांबा भी लगा है, जैसे कि आपका 10 का सिक्का है। तो अब क्या है, सोने वोने के सिक्के जो हैं वो तो एक हम गोल्ड के रूप में बनवा लें तो वो बन सकते हैं, लेकिन हमारी करेंसी नहीं है गोल्ड की और चांदी की। क्या हमारी करेंसी है? क्या ऐसा है कि 1 रुपए का नोट आपका चांदी में आता है और जो आपका 10 का सिक्का आपका सोने में आता है? तो ऐसा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, अनाज और पशु की तरह रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। और कह रहे कि जो पहले अनाज और पशु को हम लोग वस्तु में के विनय मानते हैं, तो आज की तारीख में वो भी ऐसा कुछ चीजें नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार से इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। और कह रहे हैं कि ऐसा जो आधुनिक मुद्रा है ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे थे। फिर विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? और कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि इसको हम लोगों ने, जो हमारा विनिमय का माध्यम है, उसको क्यों स्वीकार किया? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है, अर्थात कि हमने पैसे को ही, अपनी करेंसी को ही विनिमय मतलब जो लेन देन की प्रोसेसर है, उस प्रोसेस में आपका हमने पैसे को क्यों स्वीकार किया है, इस करेंसी को। आइए इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, क्योंकि किसी देश की सरकार प्राधिकृत करती है। क्या करती है बच्चों? ध्यान देना है। किसी भी गवर्नमेंट, जो देश की गवर्नमेंट होती है, उसको क्या करती है? प्राधिकृत, यानी कि उसको ऑथराइज करती है, उसको सैंक्शन करती है। आप देखेंगे, आप 10 रुपए का नोट देखिएगा, 100 का देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि मैं बाहर, आप पूरा नोट देखेंगे उसमें पढ़ा है, आपको मिलेगा कि मैं 100 रुपए का नोट वचन करने का वादा करता हूं। इस प्रकार के आपके सिग्नेचर आपको लिखे मिल जाएंगे। जो हमारे आरबीआई के आपके गवर्नर होंगे, पर नोट पर एक उनके रूप में लिखा होगा कि मैं 100 रुपए नोट देने का आपसे वादा करता हूं, वचन करता हूं। तो वो क्या कर रहे हैं? उसको प्राधिकृत कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं इन चीजों को। क्लियर है? क्या करती है इससे कि आपका किसी देश की सरकार उसको प्राधिकृत करती है। अब तभी तो आपका चलता है बच्चों, तभी तो आपका चलता। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य देश का नोट हमारे देश में आ जाए और कहें जी नहीं ये भी तो ऑथराइज है, तो हमारा वो यहाँ नहीं चलेगा, हम उसको एक्सचेंज करना पड़ता है ना। आप देखिए, डॉलर लिया है, आप कोई और देश की मुद्रा लिया है, तो उसको क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज का मतलब कि हमारे देश का ही पैसा चलेगा, किसी अन्य देश की करेंसी नहीं चल सकती, क्योंकि उसे ऑथराइज करना पड़ता है उसी देश की जो आपकी सरकार है, तब वो मुद्रा चलेगी। हम ये नहीं कह सकते कि भारत का पैसा आपका विदेश में चल जाएगा, नहीं चल सकता। हम उसको चेंज करना पड़ता है, हम उसको चेंज करते हैं, फिर हम उसके रूप में उसको यूज करते हैं। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट के माध्यम से बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं कि वहां आप अपने पैसे को डॉलर में जिस करेंसी में भी आप बदलना चाहें, डॉलर में बदलें, क्लियर है, येन में बदलें, ठीक है, जिस चीज में भी आपको बदलना है आप उसमें बदल सकते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, अब देखिए, जो आरबीआई का नाम तो आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, केंद्रीय सरकार की तरफ से नोट जारी करता है। आप इसको नोट करिए कि जितने भी आपके नोट निकालते हैं और सिक्के निकालने का जो अधिकार है, यानी कि जो आपकी करेंसी निकलती है, उसको कौन निकालता है? भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से नोटों को जारी करती है, यानी कि आरबीआई क्या करती है? नोटों को निकालती है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है।
यानी कि जो भारतीय कानून है, जो भारतीय नियम है, उन नियमों के अनुसार आप देखेंगे जो कोई आपका व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को ही क्या है बच्चों आपका, आप देखेंगे उसी व्यक्ति को आपका नोट जारी करने और आपका मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? केवल आरबीआई। ऐसे नहीं कि भारत सरकार का कोई आपका मंत्रालय चाहे कि मैं नोट जारी कर सकता हूं, तो नहीं, वो भी नहीं कर सकता। केवल नोट जारी करने का जो अधिकार है वो केवल बच्चों किसके पास है? आपका भारत सरकार, और भारत सरकार का जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसी के पास है। किसी व्यक्ति संस्थान को मुद्रा जारी करने की वहां इजाजत नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग आपका फर्जी नोट छाप देते हैं तो उनको जेल होती है, उनको सजा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कोई व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति को ये पावर ही नहीं है, ऑथराइज ही नहीं है कि वो आपका नोट छाप सके। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्राप्त करता है। और होता क्या है कि आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसकी वैधता प्रदान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? उसकी जो वैधता है वो आपको प्राप्त करनी पड़ती है, कि जो उसकी वैधता है वो आपको प्रॉपर देखनी पड़ती है कि क्या उसकी वैधता बनी हुई है। इन सब चीजों को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं और तभी इन पर हम लोग आपका वाद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको ये देखना है इस्तेमाल की वैधता नहीं, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। आप उस मुद्रा को आप क्या नहीं कर सकते? आप उसको मना नहीं कर सकते। आप चीजों को खरीदने के लिए, आप लेने के लिए, बेचने के लिए, मान लीजिए आप मुद्रा लेके गए, मैं आपके पास आया कि मेरे को ये चीज खरीदनी है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऑथराइज है, आप उसको ना नहीं कर सकते। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। और कह रहे कि यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रुपया है हम उसको विनिमय का जो आपका माध्यम है उसको प्रॉपर आपका स्वीकार करते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं हम लोग? उसको स्वीकार करते हैं। और हम लोग क्या नहीं करते? हम इसलिए किसी को ना नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो बच्चों, आज हमने जो है अपने चैप्टर के अंतर्गत हमने जो प्रारंभिक रूप में जिस तरह से आपके वस्तु का लेन देन होता था उसका एक छोटा सा इतिहास के रूप में संक्षिप्त में वर्णन देखा, और साथ ही में हम आधुनिक रूप से किस प्रकार मुद्रा जारी होती है, कैसे हम चीजों को ले बेच सकते हैं और कौन मुद्रा को जारी करता है, ये भी हमने देखा। और साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि उस मुद्रा को लेन देने से कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वो ये मना नहीं कर सकता कि हम मुद्रा को स्वीकार नहीं करेंगे या हम आपका मुद्रा को नहीं देखेंगे। इन सब चीजों को हम लोगों ने आपका देख लिया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, आपका मुद्रा लेने से आपका मना करता है, उसको स्वीकार आपका करने से मना करता है, तो कुछ ऐसे कानूनी आपके प्रावधान है जो आप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय भी आपका समाप्त हो रहा है और हम लोग यहाँ से आगे आपका देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको एक बार रिवीजन करके आइए, ताकि किसी प्रकार कोई आपका डाउट हो तो हाँ, आप हमसे लाइव जुड़कर अपना डाउट, अपना कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं चैप्टर के माध्यम का। चलिए बच्चों, आज ही लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।